जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी इस चैनल पर कई बार बताया है कि आज इंसान इंजीनियरिंग के ऐसे ऐसे नमूने बना चुका है जिसकी कल्पना 50 साल पहले कभी किसी ने करी भी नहीं होगी। हमने सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा बनाया, जैसे कि डैम्स या फिर बड़े बड़े रॉकेट्स जो भारी भरकम सामान को भी अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं। तो अब वो समय आ गया है जब हमें बैठकर फिर से ये सोचना चाहिए कि हम असल में क्या कर सकते हैं। ये सब तो वो बातें थी जो हमें ऊपर ऊपर से दिखाई और बताई जाती हैं, लेकिन हर निर्माण के पीछे उसकी कमियां भी छुपी होती हैं, क्योंकि इंसान उनको बनाने में गलतियां करता है। अब बेशक कोई कितना ही सोचकर किसी चीज को क्यों ना बना ले, या फिर किसी जहाज के कैप्टन को आप कितने ही सालों की ट्रेनिंग क्यों ना दे लें, लेकिन फिर भी सब कुछ ही सेकंडों में तबाह हो सकता है। और समुद्र ऐसी घटनाओं का पुराना गवाह रहा है, और यहाँ पर होने वाली एक ही गलती किसी भी बड़ी आपदा में बदलने में देर नहीं लगाएगी, जिसमें ना जाने कितने करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है या फिर किसी की जान भी जा सकती है। और आज मैं आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो कि समुद्र में हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। MV विल्हेम ये एक जर्मनी का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जहाज था जिसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था। वैसे तो इस जहाज को एक क्रूज जहाज की तरह ही तैयार किया गया था जिसमें सिर्फ नाजी लोग ही घूम सकते थे, लेकिन 1939 में इस जहाज को वहां की नेवी द्वारा मांग लिया गया, जिसके बाद इसे एक पूरा का पूरा चलता फिरता हॉस्पिटल बना दिया गया। और जब जर्मनी का सोवियत यूनियन पर किया गया हमला फेल हो गया तो जर्मनी को अपने बहुत से लोगों को रशिया और लिथुआनिया से निकालना था। अब समय आ चुका था इस जहाज को इस्तेमाल करने का। 1945 की जनवरी की एक ठंडी रात में ये जहाज बाल्टिक समुद्र के ऊपर से अपनी यात्रा कर रहा था। तभी इस जहाज को सोवियत की एक सबमरीन S-13 के द्वारा देख लिया गया, जिसके बाद उस सबमरीन के कैप्टनों द्वारा इस जहाज पर मिसाइल दाग दिए गए और सीधा 3 मिसाइल MV पर जाकर लगी। और इस हमले में सिर्फ 40 मिनट बाद ये पूरा जहाज समुद्र में डूब गया। और आप शायद विश्वास ना करें, पर उस समय इस जहाज में लगभग 11,000 लोग सवार थे। बदकिस्मती से सिर्फ 1252 लोगों को ही यहाँ से बचाया जा सका और 9400 से ज़्यादा लोग इस हमले में मारे गए। और ये रिकॉर्ड आज भी कायम है, जिसमें सिर्फ एक जहाज की वजह से इतने बड़े पैमाने पर इंसानी जान का नुकसान हुआ। जिसके बाद सोवियत सबमरीन के कैप्टन का ये काम पूरी दुनिया में सोवियत की बदनामी करने लगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने उल्टा ही जर्मनी पर इस हादसे का आरोप डाल दिया। उन्होंने कहा कि उस समय ये जहाज तो एक जर्मनी हॉस्पिटल हुआ करता था, इस पर हॉस्पिटल वाली मार्किंग्स भी की गई थी, और हॉस्पिटल के लिए काम करते हुए जहाज को इस तरह से लोगों द्वारा ठूसकर भरने के लिए इस्तेमाल क्यों किया गया। इसके अलावा इस जहाज पर एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी हुई थी, जिससे ये एक लड़ाकू जहाज ही लग रहा था। और इसे यही समझकर सोवियत के कैप्टन ने इस पर हमला किया। चाहे कुछ भी हुआ हो, इसमें हजारों मासूमों की जान बिना बात के चली गई, वो भी एक छोटी सी गलती की वजह से। क्रूज हमेशा से ही ये माना जाता रहा है कि क्रूज जहाज बहुत जल्द दुर्घटना के शिकार होते हैं। ये अपने ऊपर हजारों लोगों को लाद कर बहुत खतरनाक पानी में इधर उधर घूमते हुए आपको दिख जाएंगे। इसलिए क्रूज शिप्स के कैप्टन्स को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग लगभग वैसी ही होती है जैसे मिलिट्री के कैप्टन्स को दी गई हो। एक क्रूज शिप का कैप्टन होना सच में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसके कैप्टन को पानी में उठने वाली हर लहर का अंदाजा और उससे निपटने के लिए सही एक्शन तुरंत लेना पड़ता है। लेकिन 2 ऐसी घटनाएं सामने आई जब क्रूज शिप्स के कैप्टन्स की गलतियां बड़े नुकसान के रूप में बदल गई। सबसे पहली घटना टाइटैनिक की है, जिसके बारे में हम सभी को पता ही है। ये जहाज अटलांटिक ओशन को सबसे तेज गति से पार करने की कोशिश कर रहा था। अगर वो बर्फ का पहाड़ बीच में ना आया होता तो ये जहाज ये रिकॉर्ड भी कायम कर ही लेता। लेकिन यहाँ पर कैप्टन की कई गलतियां सामने आई, जिससे ये दुर्घटना घटी, और इतिहास में इस दुर्घटना को आज भी सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक गिना जाता है। दूसरी घटना थी द कोस्टा कॉन्कॉर्डिया, जिसमें 13 जनवरी 2012 के दिन ये जहाज इटली के इसोला डेल जीलियो तट से गुजर रहा था। तब इसके कैप्टन ने अपना नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिया, क्योंकि उनको खुद पर इतना विश्वास था कि उनको ये रास्ता पूरा पता है और वो अपने जहाज को आसानी से इसके निर्धारित स्थान पर पहुंचा देंगे। लेकिन वो अपने असली रास्ते से भटक गए और उन्होंने शॉर्टकट आजमाने के लिए 2 आइलैंड्स के बीच में से निकलने का सोचा। कमाल की बात ये थी कि वो इस रास्ते से पहले कभी नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी टीम से कहा कि वो ये रास्ता कई बार पार कर चुके हैं। लेकिन वो पूरी तरह से गलत साबित हुए और ये जहाज
जहाज कम गहराई वाले पानी में जाकर नीचे बनी एक चट्टान से टकरा गया और टक्कर लगते ही इस जहाज ने एक और झुककर डूबना शुरू कर दिया, जिसके बाद इस जहाज का कुछ ये हाल हुआ। कंटेनर शिप। समुद्रों में चलने फिरने वाले सबसे बड़े जहाज़ों में सबसे पहले नाम लिया जाता है कंटेनर जहाज़ों का। ये चलते फिरते बहुत बड़े गोदाम होते हैं जो कंटेनर्स में भरे हुए सामान को एक देश से दूसरे देश पहुंचाते हैं। हर रोज़ हजारों ऐसे जहाज़ दुनिया के अलग अलग समुद्रों से होते हुए अलग अलग देशों तक पहुंचते हैं। अब इतने भारी भरकम सामान को ढोने के लिए इन्हें ऐसा बनाया जाता है कि ये समुद्र के थोड़े बहुत गुस्से का सामना कर सकें। लेकिन मैंने यहाँ कहा थोड़े बहुत गुस्से का, अगर गुस्सा थोड़ा सा भी ज्यादा हो तो इनका हाल बहुत बुरा हो सकता है। अब क्योंकि ये जहाज हर टाइप का सामान अपने ऊपर लाद कर चलते हैं तो किसी को भी ये पता नहीं होता कि कब क्या दुर्घटना यहाँ घट सकती है। और अब मैं बात करने वाला हूँ MOL कंफर्ट जहाज की, जो कि बहामियन कंटेनर जहाज था और इसे उस समय जापान की एक कंपनी द्वारा संभाला जा रहा था। 17 जून 2012 के दिन ये जहाज यमन के तट से लगभग 350 किलोमीटर दूर अपनी यात्रा पर था, जिसके बाद ये जहाज अपनी यात्रा के दौरान एक भयंकर तूफान में फंस गया और फिर कैप्टन को ये पता चला कि इस घटना की वजह से उसके जहाज में एक बहुत बड़ा क्रैक आ चुका है, जिसके बाद ये जहाज 2 टुकड़ों में आधा आधा टूटने लगा। उस समय इस जहाज पर 4382 कंटेनर्स मौजूद थे और सारे कंटेनर सीधा समुद्र में देखते ही देखते समाते गए। इसके अलावा एक और जहाज जिसका नाम MV हुंडई था, जो कि पनामा देश से संचालित किया जा रहा था। ये जहाज 21 मार्च 2006 के दिन चाइना से सिंगापुर के लिए यात्रा पर निकला। इसे गल्फ ऑफ एडन से होकर गुजरना था, लेकिन उसी दिन की दोपहर बाद इस जहाज पर एक बहुत तेज धमाका हुआ। असल में फटा तो एक ही कंटेनर था, लेकिन इस धमाके की वजह से एक एक कर सभी कंटेनर जलने लगे और एक एक कर सभी कंटेनर्स में आग फैलने लगी। और शायद आप विश्वास ना करें, पर ये लगी हुई आग कई दिनों तक जलती रही, जिसके बाद जलते हुए जहाज को ही बीच समुद्र में छोड़ दिया गया और जिसके बाद सबसे पहले इस जहाज में मौजूद लोगों को बचाया गया। अब बारी थी इस जहाज को तट तक लेकर आने की और मेरे ख्याल से अब तक आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा। जी हाँ, इस जहाज को समुद्र में खींचकर यानी कि टो करके तट तक लेकर आया गया। इस जहाज में कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तट तक पहुंचते पहुंचते आधे से ज्यादा कंटेनर्स जलकर राख हो चुके थे। शुक्र था ये जहाज डूबा नहीं, लेकिन फिर भी एक अनुमान के मुताबिक इस हादसे में पूरे $800 मिलियन का नुकसान हुआ, जिस वजह से कंपनी को लगभग $1 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। न्यू बे ब्रिज। ये सब घटना कैलिफोर्निया में हुई 1989 में। इस ब्रिज का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक बड़ी लहर के टकराने की वजह से नीचे ढह गया, जिसके बाद यहाँ के प्रशासन ने इसे फिर से बनाने का सोचा, जिसके बाद इसे फिर से बहुत सिंपल तरीके से बनाया जाना था, जैसे कि आम ब्रिज होते हैं, और अनुमान के मुताबिक फिर से ठीक करने में तकरीबन $1.3 बिलियन का खर्चा आना था। लेकिन उस समय के सैन फ्रांसिस्को के मेयर ने इसे फिर से स्टाइलिश बनाने की कोशिश करी और उनकी इस अपील को पूरा करने में लगभग 2 सालों का समय लगा, जिसके बाद ये फैसला आया कि नया ब्रिज स्टील वायर्स के सहारे खड़ा किया जाएगा। और आप शायद विश्वास ना करें, पर 1989 में हुई इस दुर्घटना के लगभग 15 साल बाद यानी कि सन 2004 में इसे बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन तब तक स्टील और सभी चीज़ों के दाम बहुत बढ़ चुके थे और जो ब्रिज उस समय $1.3 बिलियन में बनाया जाना था, वही ब्रिज अब 2004 में $6.5 बिलियन मांग रहा था। वहां की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर तुरंत हादसे के बाद ही इस ब्रिज को ठीक कर दिया जाता तो सिर्फ $25 मिलियन का ही खर्चा आता, लेकिन सिर्फ एक मेयर की जिद की वजह से वहां की सरकार को $6.5 बिलियन का नुकसान भुगतना पड़ा। MV डोना पाज। इस जहाज को सन 1963 में बनाया गया था। इसे वैसे तो जापान में एक पैसेंजर जहाज सोचकर ही बनाया गया था। ये एक ज्यादा बड़ा जहाज नहीं था, लेकिन बस छोटा ही जहाज था जिसमें एक समय पर 608 यात्री सवार किए जा सकते थे। लेकिन अपनी एक यात्रा के दौरान सन 1979 के जून के महीने में बीच समुद्र में ही इस जहाज ने आग पकड़ ली। बेशक इस आग ने उस जहाज को पूरा खत्म नहीं किया, जिसके बाद इसे फिर से ठीक करके इसका साइज बड़ा किया गया और फिलीपींस को बेच दिया गया, जो कि अब पैसेंजर्स के साथ साथ सामान भी ढो रहा था। लेकिन फिर दिन आया 20 दिसंबर 1987 का,
जब ये जहाज टेक्लोबैन से मनीला तक जाने के लिए निकला, बेशक अपनी यात्रा के 200 घंटे बाद भी इस जहाज से रेडियो कांटेक्ट बना हुआ था, लेकिन बहुत से इंजीनियर्स ने यह कहा कि इस जहाज में तो कोई रेडियो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। उस दिन आसमान तो साफ था, लेकिन समुद्र अपने उफान पर था, जिससे ये जहाज हिचकोले खाता हुआ एक ऑयल टैंकर से जा टकराया। उस समय उस ऑयल टैंकर में 1041 टन गैसोलीन और कच्चा तेल अलग से भरा हुआ था। इस टक्कर में तुरंत ऑयल टैंकर ने आग पकड़ ली और ये आग इतनी तेजी से फैली कि वो डोना पास तक पहुंच गई। इस आग की चपेट में आने के बाद डोना पास तुरंत डूबने लगा और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में ये पूरा जहाज समुद्र तल पर जाकर बैठ गया। उसी की राह पर चलते हुए ऑयल टैंकर भी जलते जलते डूब गया और सीधा डोना पास के बराबर में तल में ही बैठ गया। आप शायद विश्वास न करें, पर उस समय डोना पास और ऑयल टैंकर को मिलाकर कुल 1600 से ज्यादा लोग इन जहाज़ों पर सवार थे, लेकिन सिर्फ 26 लोगों को ही इस हादसे में बचाया जा सका। डोना पास से बचाए गए लोगों ने बताया कि जिस समय ये हादसा हुआ तब इस जहाज के क्रू पार्टी कर रहे थे और लगभग हर कोई उस समय नशे में धुत था, जिस वजह से ये दर्दनाक घटना हुई। साथ ही दोस्तों, मेरा व्लॉग चैनल जिसके बारे में मैंने आपसे कल की वीडियो में राय मांगी थी, सो आप सभी ने कहा है कि आप इसे चालू रखें, तो मैं इसे चालू रखूंगा। उसका लिंक मैंने फिर से नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप प्लीज़ वहां जाएं और उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है शेखर तांडल को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। आपको इनमें से सबसे बड़ी गलती कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।